कौन आया अभी क्लास में? मीनू, दीपक प्रजापति। दीपक, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुआ बेटा अब तक? नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। टाइमिंग इशू सॉल्व नहीं हुआ अब तक? गुड इवनिंग मैम। मैम गुड हमारा इवनिंग। तो सॉल्व है। क्या कह रहे हो? मैम हमारा टाइमिंग इशू तो ऑलरेडी सॉल्व है। अच्छा, सॉल्व है क्या? ठीक है, मैम चलिए हमारा फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, ग्रुप का था। क्या कह रहे हो? ग्रुप? मैम ग्रुप का इशू था हमारा। अच्छा अच्छा, आपको फोटो मिला होगा ना? यस मैम। वो अभी नहीं मिला आपको बैच? नो मैम अभी तक नहीं आया। अच्छा, एक बार मुझे दोबारा फॉरवर्ड कर देना मैसेज, बाकी मैं देख लूंगी। आपने पहले भेज रखा है ना मुझे? मैं भेज ओके। दोबारा से फॉरवर्ड करती हूँ। मीनू, जिसका भी नहीं हुआ मेरे को ऑफिशियल नंबर पे मैसेज करें, ठीक है? मैम मैंने आपका बिटली वाला लिंक ओपन किया था, उसमें लेक्चर 5 में लेक्चर 4 का पीडीएफ अपलोडेड है। अच्छा, वो गलती से हो गया होगा बेटा। लेक्चर 5 में लेक्चर 4 का अपलोडेड है? यस मैम। अरे वो ना, पता है क्या दिक्कत है, वो फ्रंट पेज पे लेक्चर नंबर बदलना रह गया। आई थिंक सेम ही होगा फिर। नो मैम अलग है, मैंने पूरा पढ़ के देखा था, उसमें बस अ, उसके लिए था, रॉड के लिए था बस। यस मैम। अच्छा चलो, वो मैं करेक्ट कर दूंगी फिर। आज को गलती से हो गया होगा। आज मैं सारे डाल दूंगी दोबारा से, ठीक है? ओके मैम। वो कई बहुत सारी क्लासेस में अलग अलग पढ़ाना होता है, तो शायद वो सेम ही अपलोड हो गया। कोई नहीं, वी विल करेक्ट इट। बेटा आपने मेरे से पूछा नहीं ना, आज पूछना था मेरे से, मुझे तो याद नहीं रहा। कोई नहीं, अगली बार बताना मुझे। अब इससे पहले क्लास वही थी। आज मैं आपको एक बार आदर्श मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको टाइमिंग बताऊंगी वो क्लास कितने बजे होती है। देन यू विल ड्रॉप अ मैसेज कि मैम अभी मैं मतलब टाइमिंग आपको देखना पड़ेगा कि इस टाइम क्लास है। मैं ग्रुप में नहीं ऐड कर पाऊंगी, लेकिन आपको मैं टाइमिंग बता दूंगी कि इस टाइम क्लासेस है। तो मैं आपको इंडिविजुअली भेज दूंगी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। इसके दो केसेस है, पहला सेमी इनफाइनाइट, दूसरा है इनफाइनाइट। ठीक है, सबसे पहले हम एक जनरल रिजल्ट निकालेंगे फाइनाइट केस के लिए। मान लीजिए एक एन लेंथ है, फिर इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेमी इनफाइनाइट केस में और इनफाइनाइट केस में। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या होता है? एक रिंग की वजह से, एक जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पर? मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो सेंटर से पास हो रहा है, ये मान लीजिए कुछ भी है, ए वैल्यू हो गया। वो हम देखेंगे अभी क्या क्या हमको पुट करना है। तो टॉपिक समझे क्या है कि एक रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर ऑन द एक्सिस आपको निकालना है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क है। मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे डिस्क है पूरा, इसकी वजह से इस एक्सिस पे किसी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इससे पहले हम लोग जो कर चुके हैं वो आर्क वाले सारे केसेस हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेमी सर्कुलर आर्क है, क्वाड्रेंट आर्क है, या जनरल आर्क है, या फिर एक जो सबसे फर्स्ट पहला केस था वो क्या था? एन लेंथ के ऊपर मान लीजिए क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये सारी चीजें कर चुके हैं ना हम लोग? हाँ यस जी, मैम। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस जो किया था, रिजल्ट बता दो क्या आया था। मान लीजिए एन लेंथ है और इस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली 2 डिस्ट्रीब्यूटेड। k lambda upon r। ये एक पॉइंट पी है, इसके ऊपर निकालना है, ये ए डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, क्या आपके ऊपर आपके पास क्या आया था? के लैम्डा इंटू में 1/a माइनस में 1 में a प्लस एल, ये निकाला था हमने। किसी पॉइंट की वजह से आप जो निकालते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से, वो कितना होता है? के क्यू बाय में आर स्क्वायर। इतना गंदा हैंड राइटिंग, लेट मी करेक्ट इट। के क्यू बाय में आर स्क्वायर, ऐसे मान लो ये डिस्टेंस आ रहा है इस पॉइंट पे।
इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था, फिर हमने इंटीग्रेट किया था और फिर वैल्यू निकाला था, तो ये आएगा 1/a माइनस में 1 में a प्लस में है। इसके बाद हमने किया सेमी सर्कुलर आर्क, हमने क्या किया सेमी सर्कुलर आर्क जिसका रेडियस मान लीजिए कितना है r, कितना आया था इसका रिजल्ट 2k लैम्डा अपॉन r, 2k क्यू 2k लैम्डा लैम्डा बाय r, यस मैम 2k लैम्डा बाय में r। ठीक है, फिर हम लोगों ने किया था क्वाड्रेंट वाला केस, मान लो क्वाड्रेंट आर्क है, इस इतना शेप का है, ये 90 होता है, तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था टोटल, मान लो इस पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितना आया था √2k लैम्डा बाय r। यस, ये जिस भी सर्कल का पार्ट है उसका रेडियस r है। फिर हम लोगों ने क्या किया था, कोई भी एक जनरल आर्क लिया था जिसकी वजह से हम लोगों ने सेंटर पे, ये मान लो अल्फा है, यहाँ पर आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था p पे, तो E नेट ऑन P कितना आया था आपके पास, इस पे मान लो प्लस 2k लैम्डा बाय r sin अल्फा बाय 2 r sin अल्फा बाय में 2। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी, अल्फा की जगह आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे इसके लिए आप 90 पुट करोगे यही आंसर आ जाएगा, इसके लिए आप इस वाले केस के लिए एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 पुट करोगे यही आंसर आ जाएगा। तो इसमें सारे केसेस इंक्लूड हो जाते हैं, ये वाला भी और कोई भी जनरल केस अल्फा 30 40 50 जितना भी दे रखो। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, आ जाएगी समझ, अभी आज थोड़ा बड़ा लिखते हैं। मैम एक चीज पूछनी थी, जो हमने dl इक्वल rd थीटा लिया था मैम, उसमें d क्या है? स्मॉल एलिमेंट के लिए हम लोग डी लिखते हैं ना, हम लोग क्या कर रहे थे वहां पे, मान लीजिए ऐसे हमारे पास था ये डीएल लेंथ है, डीएल का मतलब क्या है, स्मॉल लेंथ, ठीक है, और इसका स्मॉल एंगल डी थीटा, ये आर है, तो आपके पास क्या आया था, डीएल इक्वल्स टू आर डी थीटा, तो ये डी इकट्ठा है, फॉर स्मॉल एंगल लिखते हैं हम लोग। अच्छा, डी थीटा दोनों एक साथ ही है? हाँ एक साथ है वो, डी थीटा मतलब स्मॉल एंगल, अगर थीटा 1 थीटा 2 की बजाय उसको डी थीटा नाम दे रखा है। ओके मैम, क्लियर। ठीक है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन हम लोग स्मॉल एलिमेंट का पहले निकाल लेते हैं, फिर उन स्मॉल एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो वो स्मॉल एलिमेंट ऐसे लेते हैं हम। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर, मान लीजिए ये आपके पास एक वायर है, अब इसको ध्यान से सुनेंगे, कुछ चीजें हैं जो इसमें नहीं है, देखते ही ऐसे घबरा मत जाना ये क्या हो गया। ठीक है, तो अब मान लीजिए एल लेंथ की जो है एक वायर है, मुझे एक पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, थोड़ा दूर बना देती हूँ, यहां मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये जो डिस्टेंस है इसको कुछ भी मान लीजिए, लेट्स से A मान लिया हमने। ठीक है, अब इसमें कैसे हम सॉल्व करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P पॉइंट, कैसे निकालूं मैं, डायरेक्ट तो नहीं कर सकती KQ/R² करके, आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे हम लोग अब तक लेते आए हैं, लेट्स से एक स्मॉल सा एलिमेंट लिया मैंने, इसके ऊपर चार्ज कितना है DQ, ठीक है, इसका लेंथ कितना ले लिया DL। ठीक है, इस एलिमेंट के लिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये DQ है इसका चार्ज, और DL एक स्मॉल चार्ज की वजह से, अब आप यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो ना, एक स्मॉल DQ की वजह से, इतना स्मॉल है कि वो पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है, ये आ जाएगा आपके पास इस डायरेक्शन में DE ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज DQ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस एंगल को क्या मान लेते हैं हम लोग L5, ये जो एंगल बन रहा है इसके साथ इसको इस एंगल को क्या मान रहे हैं हम लोग 5। अब वैसे ही जैसे हम लोगों ने ब्रेक किया था, इस तरफ ये 5 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या हो जाएगा DE cos 5, एंड नीचे क्या आ जाएगा DE sin 5। ये चीज क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है, अब जैसे हम लोग पहले वाले केसेस में कर रहे थे, मान लो सेमी सर्कल में कर रहे थे कि एक एलिमेंट यहाँ है तो उसके अपोजिट एक एलिमेंट यहाँ है, अगर इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप ले रहे थे, एक इधर कंपोनेंट ले रहे थे एक इधर ले रहे थे,
और ऐसे ही आप इसका ले रहे थे, एक इधर मिरर इमेज। और एक इधर, तो ये वाले कट रहे थे, आपस में कैंसिल हो रहे थे। क्या यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा? नो क्या मैम। नो कैंसिल मैम, यहाँ नहीं हो सकता। नहीं होगा, क्यों कैंसिल हो जाएगा? जब अगर आपके पास ये जो डिस्टेंस है ना, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जितना नीचे पार्ट है उतना ही ऊपर पार्ट है, तब तब तो आपके मैम हो cancel। जाएगा। लेकिन यहाँ कैंसिल नहीं होगा, ये कहीं बीच में कोई डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, मान लो कहीं यहाँ ऐसे यहाँ लाई कर रहा है। समझ में आई बात? तो अब यहाँ वाले एलिमेंट का अगर आप देखें तो वो आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, यानी अब आपको इन दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इन दोनों के हम अलग अलग नाम दे देते हैं। एक हम ले रहे हैं नाम क्या, डीई कोस फाई। एक है डीई कोस फाई को हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये लिख लो ई परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलॉन्ग ही है ना, तो इसको हम ई परपेंडिकुलर नाम देते हैं। एक को हम दे देते हैं ई पैरेलल, वो क्या है, डीई साइन फाई। इनका इंटीग्रेशन, ये टोटल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, और इसका इंटीग्रेशन ये टोटल पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, अब हमको कुछ चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करते हैं? पहले तो डी की वैल्यू बता दो कितनी होगी। जैसे पहले निकाल रहे थे, डी का वैल्यू कितना आएगा, के डी क्यू बाय में इस डिस्टेंस को कितना ले लें, आर ले लो, आर स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर इनटू में कोस फाई। तो मैं आपको एक एलिमेंट का निकाल के दिखा रही हूँ, दूसरे का डिट्टो सेम आएगा, बस कोस की जगह वहां पे साइन आ जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं हम लोग, डीक्यू को चेंज करते हैं। वही लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है आपके पास, डीक्यू बाय में डी चार्ज पर यूनिट लेंथ, डीक्यू बाय में डीएल। ये छोटा सा चार्ज कितने लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, डीएल। तो यहाँ से डीक्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा डीएल। तो यहाँ से मैंने नेक्स्ट स्टेप में पुट कर दिया के लैम्डा डीएल बाय में आर स्क्वायर इंटू में कोस फाई। अच्छा, अब एक चीज बताइए, ये जो फाई एंगल बना रहा है एलिमेंट, अगर मैं सारा फाई देख लूं कि यहाँ इस एंड से लेकर इस एंड तक कितना एंगल ट्रेस हो रहा है, अगर उसकी फॉर्म में मैं सारा कन्वर्ट कर लूं, तो क्या मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ जाएगा? यस मैम। कितना सारा एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे अगर हम, और इंटीग्रेशन भी कर देंगे कि नीचे से एंगल इस लाइन तक कितना गया और यहां से एंगल कितना गया। तो उस एंगल में कन्वर्ट करने के लिए अब हम दो तीन चीजें करेंगे, उनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, आर को बदलना पड़ेगा। आर भी चेंज हो रहा है ना, ऊपर नीचे आप एलिमेंट ले रहे हो, आर चेंज हो रहा है, उसको भी हम फाई की फॉर्म में लिखेंगे। तो मुझे बताइए कोस फाई, मान लो ये एलिमेंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से कितना है, वो एल है, ये हाइपोटेन्यूज कितना है, ये आर है, और ये डिस्टेंस ए है। तो मुझे कोस फाई बताओ कितना आएगा इसमें, बेस बाय हाइपोटेन्यूज बताइए। ए बाय आर। ए बाय आर, आर कितना हो जाएगा, ए बाय कोस फाई। ए बाय कॉस फाई। ठीक है, तो ये चीज मिल गई हमको, आर भी हमें फाई में मिल गया, ए कांस्टेंट है। अब फाई का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मुझे डी फाई वगैरह भी तो कुछ चाहिए ना, डीएल के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट नहीं कर सकती मैं, मुझे डी फाई वगैरह चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक और चीज लेती हूँ, टेंजेंट फाई निकालती हूँ इस ट्राइंगल के अंदर। टेंजेंट फाई बताओ कितना है, एल बाय ए। डी बाय डी, एल एल बाय ए। अब मुझे डी फाई चाहिए, मैं क्या करती हूँ, देखो ए टेंजेंट फाई लिख लेती हूँ, ए टेंजेंट फाई दिस इज इक्वल टू एल। यहाँ पर मुझे डीएल को बदलना है, तो मैं इस फैक्टर को पूरे को फाई के साथ क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखिए डीएल बाय डी फाई दिस इज इक्वल टू ए टेंजेंट फाई का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर फाई। ठीक है, तो यहां से एक चीज निकलेगी, डीएल, डीएल कितना आ गया, ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। ये बात समझ में आया? यस मैम। अब मेरे पास डीएल भी फाई में आ गया, आर भी फाई में आ गया, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, और कोस फाई तो चलो है ही साथ में। ठीक है, अब इसको क्या हम करते हैं, हाँ जी एक बार अब हम करते हैं मैम। तो अब तो आ गई ना सारी वैल्यूज। क्या बोल रहे हो बेटा? आगे का मैम हम सॉल्व करते हैं। हाँ सॉल्व करो, मैं बस पुट कर रही हूँ, ए सीकेंट स्क्वायर फाई, ठीक है,
और साथ में एक कोस फाई तो आया ही हुआ है, और एक इसमें आया है ये डी फाई, और नीचे आर स्क्वायर है, आर की जगह वैल्यू पुट करें ए बाय कोस फाई, तो हो जाएगा आपके पास क्या, ए स्क्वायर बाय में कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, अब यहां से इसको ऊपर ले जाओ, फाइनल जो बनेगा इंटीग्रेशन के लिए के लैम्डा, ये बनेगा ए से देखो, ए से एक ए कैंसिल हो गया, ऊपर बन गया आपके पास सीकेंड स्क्वायर फाई, ए तो चला ही गया है, सीकेंड स्क्वायर फाई एक ये वाला कोस स्क्वायर फाई भी ऊपर आएगा, एक कोस फाई पहले ही था ऊपर, इनटू में डी फाई। जरा इसको सॉल्व करके देखो कितना बन रहा है, और नीचे आपके पास एक ए बच रहा है, वो ए भी एक कांस्टेंट है, वो भी मैंने बाहर ले लिया। इसको जरा सिंप्लीफाई करना, कितना बनेगा, थोड़ा ही उतार रहे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर फाई कहाँ है बेटा, साइन स्क्वायर सीकेंट, दिस इज सीकेंट, SEC, ठीक है, दिस इज सीकेंट स्क्वायर फाई। मैम इस तरीके से होगा, कहाँ से लेनी है? स्क्वायर कॉस। देखो सबसे पहले बात देखिए, 1 कोस स्क्वायर फाई ही सीकेंट स्क्वायर फाई होता है, क्लियर है या नहीं? क्या मैम? सीकेंट क्या होता है, 1 कोस होता है ना, यस मैम। तो सीकेंट स्क्वायर फाई क्या हो गया, 1 कोस स्क्वायर फाई हो गया ना, तो ये 1 कोस स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, क्लियर। सीकेंट स्क्वायर फाई को मैंने क्या लिख दिया, 1 कोस स्क्वायर फाई, ऊपर न्यूमरेटर में कोस स्क्वायर फाई था, नीचे कोस स्क्वायर फाई है, वो कैंसिल बच गया, सिर्फ एक कोस फाई बच गया। अब जो बच गया वो देखते हैं, के लैम्डा बाय में ए इंटीग्रेशन कोस फाई विद रिस्पेक्ट टू डी फाई। अब इसको इंटीग्रेशन करना तो मुझे आता है, के लैम्डा बाय में ए, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन साइन फाई। एक चीज और रह गई है, लिमिट्स। लिमिटेशन। लिमिट्स क्या रखूं, अब फाई कहां से कहां जा रहा है उसका आप ध्यान से देखिए, अब क्या पुट करना है आपको, आपको पुट करना है इस एंड से, इसको जब हम मर्ज कर रहे हैं ना, तो दिस एंगल इज θ2, और ये वाला जो एंड है अपर एंड, ये इससे मर्ज हो रहा है ना, ये इस तरीके से, ये कंप्लीट एंगल जो है इस परपेंडिकुलर लाइन से, दिस इज θ1। तो इसको मेजर कैसे करना है, मान लीजिए ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिखा रखा है ए से ये है, क्लियर। अब मुझे ऊपर वाला जो, मान लीजिए यहां मैंने एक लेंथ लगा रखी है, लेट्स सी ये मैंने ऐसे लगा रखी है, ठीक है। अब ऊपर वाले एंड से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो ये, अब एंगल कैसे लेना है, यहां से मेजर करना शुरू करना है, जो ये लेंथ है ना परपेंडिकुलर लेंथ, यहां से ऊपर जाओ, इस एंड तक लेके जाओ, यहां से ऊपर जाओ, एंड तक लेके जाओ, कितना एंगल बन रहा है, θ1। नीचे वाला कैसे मेजर करना है वो ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये पेन रखा है ना मैंने ए के ऊपर, ये परपेंडिकुलर लाइन पे रख लिया, अब मुझे नीचे वाले एंड तक लेके जाना है ऐसे, यहां से नीचे की तरफ, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको समझ में आएगी। ऊपर वाला एंड का डिस्टेंस, ऊपर वाले एंड का एंगल कैसे लेंगे, यहां से ऐसे ऊपर इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, नीचे वाले एंड का कैसे लेंगे, यहां से नीचे ड्रॉप करना है, ऐसे नीचे ड्रॉप कर दिया, तो आप यहां से क्या लेंगे, θ2 θ1, तो ये आप जब लिमिट पुट करेंगे आएगा -θ2 से θ1, ठीक है। अब यहां आप समझ लो कि ये यहां से ऊपर पॉजिटिव है, यहां से नीचे नेगेटिव, आप इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, यहाँ -θ2 से +θ1 तक आपका एंगल ट्रेस हो रहा है, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो है कंसिडर हो जाएंगे। फॉर सम टाइम रिमेंबर दिस, θ1 ये है, θ2 ये है, और आपको कैसे लेना है, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, अभी दो इसके केसेस करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो -θ2 से θ1, ये क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाय ए इंटू में अपर लिमिट पुट कीजिए साइन θ1 माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए साइन ऑफ -θ2। अच्छा, साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा साइन यस मैम। माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, एंड कोस माइनस थीटा याद रखिए क्या होता है, सिंपली कोस थीटा।
अब यहाँ पर क्या बन जाएगा फाइनल रिजल्ट आपके पास, के लैम्डा बाय में ए इंटू में साइन थीटा वन प्लस में साइन थीटा टू. दिस इज योर रिजल्ट फॉर ई परपेंडिकुलर. टोटल नेट ई परपेंडिकुलर कितना बना, रिमेंबर इट, के लैम्डा बाय ए इंटू साइन थीटा वन प्लस में साइन थीटा टू. सिमिलर तरीके से अब आप ई मैम पैरेलल. कैसे? मैम नीचे तो आपने साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा निकाला ना? कहाँ निकाला मैंने आपको मैम रिजल्ट ये बताया है. ये यहाँ मैंने मैम साइन नीचे माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा पुट किया, यानी माइनस साइन थीटा टू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर क्या बच गया साइन थीटा टू. ये रिजल्ट मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि अभी आप जो ई पैरेलल निकालोगे ना, वहां ये वाला यूज होगा, ई परपेंडिकुलर में ओके ये मैम, वाला यूज हो रहा है. ठीक है, कंफ्यूज हो गया था. हाँ तो हटा दो फिर कंफ्यूजन है तो. बस ये याद रखो कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा, ये प्रॉपर्टी है, इसमें क्या कंफ्यूज हो रहे हो आप. ठीक है, मैम वही मैं सोच रहा था कि आपने माइनस साइन थीटा लिया था. हाँ तो अभी देखो ई परपेंडिकुलर आ गया. अब ई पैरेलल देखो क्या होगा. सिमिलर तरीके से मैं आपको कंपेयर करके बता रही हूँ. डीई तो सेम ही आएगा ना, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर. ई पैरेलल की बात कर रहे हैं, इसी एलिमेंट की वजह से तो है ये. कॉम्पोनेंट डी साइन फाई है, तो डीई तो सेम ही है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर. डी क्यू को वही लैम्डा रियल पुट किया है, डीएल को वही हमने नीचे से जो ये उठा के पुट किया था ए सीकेंड स्क्वायर फाई. आर को वही पुट करना है जो यहाँ पुट किया है ए बाय कोस फाई. सारी चीजें पुट करेंगे, काटी पिट्टे करेंगे, तो ये तो देखो सारा फैक्टर कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो सिर्फ एक ए ही बचा था जो बाहर आ गया. और साथ में क्या था कोस फाई, जो ये चलता आ रहा था साथ में कोस फाई कोस फाई. साइन फाई हो जाएगा उसकी जगह पे. यहाँ बस साइन फाई आ जाएगा. तो आप इंटीग्रेशन करके देखो, के लैम्डा बाय ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाई विद रिस्पेक्ट टू डी फाई, लिमिट्स पुट करो माइनस थीटा टू से थीटा वन. व्हाट इज योर आंसर, रिपोर्ट दैट. यहां पर मैं लिख रही हूं, क्या करना है आप लोगों को. ई पैरेलल के लैम्डा बाय ए इंटीग्रेशन साइन फाई विद रिस्पेक्ट टू डी फाई, यहां आएगा माइनस थीटा टू से थीटा वन. डोंट गेट कंफ्यूज, आई विल अगेन रिपीट इट. अभी जो आपको दिया है इंटीग्रल, एक बार सॉल्व करके देखो. साइन फाई को लिखो कि साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, देन पुट द लिमिट्स थीटा वन थीटा टू. डू इट दैट बाय योर हैंड. मैम ठीक है, इसी पे ही है. ओके मैम करते हैं. हाँ कीजिए. आदर्श आई विल रिपीट इट अगेन, एक बार ये करके देखो वैल्यू क्या आ रहा है. मैम साइन फाई तो माइनस कॉस हो जाता है ना? हम्म, एवरीवन जिसका भी निकल जाए प्लीज बताइए आंसर क्या आया. मैम माइनस के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू. हाँ उसको अंदर ले लो, माइनस को कितना आएगा, के लैम्डा बाय ए कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन, यही आ रहा है ना. यस मैम. हाँ तो ठीक है. तो अब आपके पास साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या आया, माइनस ऑफ कोस फाई, लिमिट्स माइनस थीटा टू से थीटा वन, बाहर आ गया के लैम्डा बाय ए. के लैम्डा बाय ए ऐसे ही चलेगा, साथ में माइनस भी एक बार बाहर ले लो, ये तो हो जाएगा कोस अपर लिमिट थीटा वन माइनस में कोस मैम लोअर कॉस लिमिट. थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू आ रहा है. देखो अभी इससे मैच करो आपका जो भी आ रहा है. तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया था कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा, राइट. तो ये वाला जो चीज है ये तो माइनस हट ही जाएगा. क्या आ रहा है आपके पास, माइनस ऑफ कोस थीटा वन माइनस ऑफ कोस थीटा टू, सॉरी ये माइनस बार है कोस थीटा टू. अब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो फाइनल रिजल्ट यू कैन रिपोर्ट कि के लैम्डा बाय ए कोस थीटा टू माइनस में कोस थीटा वन. मैम एक चीज पूछनी थी, आपने कॉस थीटा वन के जो बाहर माइनस लगाया, ये माइनस कहाँ से आया मैम? ये वाला, ये यस मैम. ये मैंने ये वाला बाहर रख लिया सो दैट अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करूं तो ये माइनस मुझे कंफ्यूज नहीं करे. तो ये वाला मैंने यहाँ प्लेस कर रखा है, फिर इसको हटा दो, फिर अपर लिमिट पुट करो कोस थीटा वन माइनस में लोअर लिमिट कोस ऑफ माइनस थीटा टू.
फाई की सही जगह गलत आ रहा है मैम मेरा आंसर। की जगह थीटा टू। ये माइनस तो इसका कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस तो बाहर आता ही नहीं कोस में, तो ये माइनस एज इट इज आ गया, ये माइनस इसका बाहर था, ये टोटल के बाहर है। अब मैं ये माइनस अंदर ले गई तो कोस थीटा टू पॉजिटिव हो गया और कोस थीटा वन नेगेटिव हो गया, तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब देख लो कहाँ गलती है, आपके सामने है सारी चीजें। मैम आ गया समझ। ठीक है, तो ये बाहर लिख लो, के लैम्डा बाय ए भी साथ में चल रहा है, इस सारे के साथ में है, तो ये के लैम्डा बाय ए यहाँ पर आ गया, तो ये फाइनल ये आ गया आपके पास ई पैरेलल। ठीक है, अब मैं एक बार फटाफट रिपीट कर रही हूँ। साइन फाई का इंटीग्रेशन बेटा माइनस कोस फाई होता है। ठीक है, तो फटाफट रिपीट कर रही हूँ, जिसको भी समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट मिस हो गया मैम तो जो देख। ई पैरेलल वाला था वो एज इट इज इसी की तरह होना ही, परपेंडिकुलर वाले की तरह ही, हाँ जी बस यहाँ पे बेटा, कॉस है एक यहाँ पे चीज साइन आ चेंज हो जाएगा। जाएगी, कोस फाई की जगह साइन फाई आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है, तो वही देखो, एक फाइनाइट लेंथ का मेरे पास एक रोड है, चार्ज दे दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसी एक पॉइंट पी पर निकालना है, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पर, एक ट्राइंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला अंदर जो बन रहा है ना, ये इस एक एलिमेंट मैंने कंसिडर किया, उसको मैंने इस पॉइंट से जोड़ा, तो इस पॉइंट पर इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई बोला मैंने। डीई का वैल्यू मुझे पता है कितना होता है, के डी क्यू बाई में आर स्क्वायर, के डी क्यू जो चार्ज है और ये जो हो गया आर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब मैंने देखा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हो सकते हैं दो, एक आपके पास अप और एक डाउन, तो मैंने ये एंगल जो है ये फाई कंसिडर किया पहले, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये फाई आ गया, इसके दो कंपोनेंट ले लिए, फिर मैंने डी कोस फाई डी साइन फाई, जो कि कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अलग अलग। अगर आपको लिखना है ना ई टोटल, तो आप ई परपेंडिकुलर प्लस ई पैरेलल लिखेंगे विद देयर डायरेक्शंस आई जे के जो भी है, जैसे इसमें ये आई कैप लगा दो, इसमें माइनस जे कैप लगा दो, अगर वेक्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आप पहले निकाल रहे हो ई परपेंडिकुलर, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस फाई, फिर आप निकाल रहे हो ई पैरेलल इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन फाई, तो उठाया मैंने ये डी की जगह वही के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कोस फाई साथ में चल रहा है, डी क्यू को क्या लिख दिया, लैम्डा को यूज किया, लैम्डा होता है डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी लैम्डा डी एल। ठीक जो है, मैम लैम्डा का होता है डी क्यू बाई एल, लैम्डा होता है मैंने लीनियर एक्सपेरिमेंट चार्ज में डेंसिटी, ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है चार्ज, तो एक कांस्टेंट हो गया पूरी वायर के लिए, तो आप पूरी वायर के लिए अगर लिख रहे हैं तो क्यू बाई एल लिख रहे हैं, क्यू बाई कैपिटल एल, और अगर सिंगल एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं तो डी क्यू बाई डी एल, और ये कांस्टेंट है तो ये सेम ही वैल्यू रहेगा, चाहे छोटा एलिमेंट ले लो चाहे बड़ा एलिमेंट ले लो, तो इसलिए आपके पास डी क्यू का वैल्यू लैम्डा डीएल, लैम्डा डीएल में आ गया, एक छोटा सा एलिमेंट को कन्वर्ट कर लिया हमने लैम्डा डीएल में। फिर डीएल को भी मुझे कन्वर्ट करना था, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं फाई के अंदर सारी चीजों को कन्वर्ट करके इंटीग्रेट कर सकती हूँ, मेरे पास एंड से एंगल वगैरह सब मिल जाएगा। तो डीएल को मैंने चेंज कैसे किया, मैंने टेंजेंट फाई निकाला इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर, जो एलिमेंट तक का था, इसमें टेंजेंट फाई निकाला, वो क्या आया एल बाय में ए। फिर क्या किया मैंने, एल एक तरफ कर लिया, ए टेंजेंट फाई इधर कर दिया, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने फाई के विद रिस्पेक्ट टू में, तो डीएल बाय डी फाई, टेंजेंट फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है सीकेंड स्क्वायर फाई, और ए का ए तो कांस्टेंट है एज इट इज आ गया, तो डीएल का वैल्यू आ गया ए सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, साथ में डी फाई आ गया, तो जो डीएल था उसकी जगह मैंने ए सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई पुट कर दिया, और कोस फाई उठा के एज इट इज पुट कर दिया, आर की जगह मैंने पुट कर दिया ए, कोस फाई क्या है यहाँ इसी ट्राइंगल में, एलिमेंट वाला ट्राइंगल में ए बाय आर, आर निकाल लिया, वो भी फाई की फॉर्म में निकाल लिया, ए स्क्वायर वाई में कोस स्क्वायर फाई हो गया जब आर स्क्वायर यहाँ पर है, तो फिर सॉल्व किया इस सारे को, मुझे पता है सीकेंड स्क्वायर फाई इज 1 बाय कोस स्क्वायर फाई, और अगर सीकेंड फाई है तो 1 बाय कोस फाई, उल्टा होता है, कोसिकेंड क्या होता है 1 बाय साइन, तो उसको प्रॉपर्टी को यूज किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ कोस बच गया, कोस फाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी फाई, वो अब सिंपल है, कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन फाई। अब लिमिट्स पुट करना था, तो मैंने आपको लेना बताया कैसे लेना, ऊपर थीटा वन नीचे थीटा टू, और लेना कैसे है, यहां से इधर मेजर करेंगे थीटा वन, यहां से नीचे मेजर कर रहे हैं हम लोग थीटा टू, अब माइनस थीटा टू से, अब मैं यहां से ऊपर जा रही हूँ, माइनस थीटा टू से थीटा वन मैंने लिमिट पुट कर दिया, पुट किया, दो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो ये प्रॉपर्टीज को यूज करके फाइनल रिजल्ट आया ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाय ए इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू,
E parallel is k lambda by cos theta 2 minus में cos theta 1. Is that clear to all of you now? ठीक है, आगे अब इसी को देखो. क्रिस्टल क्लियर, हाँ जी, क्रिस्टल क्लियर मैम. हाँ जी, इसी केस को मैं बनाऊंगी अब सेमी इनफाइनाइट का केस. अब ये सेमी इनफाइनाइट क्या होता है, पहले हम लोग रिजल्ट्स लिख लेते हैं हमारे जो आए थे. बताओ जरा, ई परपेंडिकुलर कितना आया, के लैम्डा बाय ए इनटू में साइन cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1. नहीं, परपेंडिकुलर में साइन. अच्छा, परपेंडिकुलर पूछ रहे हो. या पैरेलल में आपके पास आएगा के लैम्डा बाय ए कोस थीटा 2 माइनस में कोस थीटा 1. अब देखो, इसको मैं सेमी इनफाइनाइट का केस बनाऊंगी, बस आपको थीटा 1 थीटा 2 बदलना है. कैसे मैम, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करने. हाँ बिल्कुल, आप रुक जाना बेटा, आई विल गिव यू 15 to 20 मिनट्स, डोंट वरी अबाउट दैट. तो ये मैंने एक मान लिया ऐसे लेंथ, वही रोड मान लिया, लेकिन अब सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट शब्द आ गया ना, इसका मतलब ये कहीं पर इनफाइनाइट है. एक तरफ इनफाइनाइट मान लीजिए और एक तरफ आपको पता है यहाँ से शुरू हो रहा है लेकिन कहाँ खत्म हो रहा है मुझे नहीं पता. अब इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि लेंथ जो है 100 किलोमीटर की होगी या धरती से भी बाहर चली गई. नहीं, इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि अगर आप, अब मान लीजिए आप एक वॉल के पास खड़े हैं, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के दूर खड़े हैं, तो आपके लिए वो एक फाइनाइट लेंथ होगी. लेकिन बिल्डिंग के अगर आप पास चले गए और फिर आप वॉल को ऊपर ऐसे देख रहे हैं, तो इट विल लुक लाइक कि वो इनफाइनाइट की तरफ जो है प्रोसीड कर रही है. तो इनफाइनाइट का मतलब ये है. तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है जिसपे मुझे निकालना है. यहाँ नहीं लो, सेमी इनफाइनाइट के केस है, आप लो सिंपलेस्ट केस. मान लो कि यहाँ है. मैम सेमी इनफाइनाइट मतलब क्या होगा? सेमी मतलब आधा इनफाइनाइट है, एक तरफ लेंथ जो है इनफाइनाइट है, एक तरफ नहीं है. ठीक है, Okay, अभी अगला केस करेंगे इनफाइनाइट. इनफाइनाइट में दोनों तरफ इनफाइनाइट है. तो अभी यहाँ पर केस किया मैंने, सबसे सिंपलेस्ट केस लिया मैंने. मान लीजिए मेरा पॉइंट पी यहाँ पर है, ठीक है. तो इनफाइनाइट जिस तरफ है दैट एंगल इज 90 डिग्री. आप सोच सकते हो, अज्यूम कर सकते हैं, एक वॉल बहुत लंबी, उसके पास खड़े होकर आप देख रहे हो, आपकी आंखों से जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसके एंड पे वो ऑलमोस्ट लगभग सीधा सीधा नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे करके बहुत लंबी अगर कोई चीज है आप देखेंगे उसका एंड बहुत दूर है, तो ये ऑलमोस्ट 90 जैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? 90 की तरफ कर रहा है. सो थीटा 1 इज 90 हियर और थीटा 2 कितना है इसके साथ इस एंड का, ये तो जीरो एंगल ही हो गया, इसी के ऊपर है. थीटा 2 कितना हो गया, 0. अब पुट कर दो जरा यहाँ. फर्स्ट केस ई परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, के लैम्डा बाय में ए साइन 90 प्लस में साइन 0, ये तो 0 ही हो गया. साइन 90 इज 1. फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, के लैम्डा बाय में ए. ऐसे ही ई पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा, के लैम्डा बाय में ए कोस थीटा 2 की जगह पुट कर दो. आपके cos 90 क्या आया था यहाँ पे, 1 जी. तो थीटा 2 आपके पास क्या है, 0. कोस 0 माइनस में, थीटा 2 कहाँ पे बनेगा? हाँ जी, थीटा 2 कहाँ पे बनेगा? थीटा 2 कहाँ बनेगा, देखो थीटा 2 यही बनेगा, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है और इस एंड का इस पॉइंट से कनेक्शन करेंगे तो ये यहीं पर तो लाई करेगा ना. अगर ये मान लीजिए पॉइंट यहाँ होता तो आप बोलते कि ये ऐसे है. अब ये पॉइंट है ही इसके सामने ही, तो इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, ये 0. ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा. तो आपके पास आ गया कोस 90 एंड कोस 0. अब बताओ, ये तो 0 ही हो गया, ये कितना होता है, 1. cos 1. ये भी आंसर सेम आ गया, के लैम्डा बाय में ए. तो ये इसके फाइनल आंसर्स आ गया जब सेमी इनफाइनाइट है. ठीक है, अगर मान लो यही पॉइंट यहाँ होता तो एक एंगल फिर भी 90 होता, एक एंगल तो फिर भी 90 ही जाएगा, लेकिन ये आपको कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगा जिससे आप ये एंगल निकाल सको. जैसे यहाँ 0 आ गया ना, वैसे यहाँ कुछ ना कुछ 30 40 50 क्या निकालने का तरीका दे रखा होगा या एंगल दे रखा होगा. तो सेमी का मतलब समझे कि एक तरफ इनफाइनाइट है तो वो एंगल आपको 90 लेना है, और अगर यहाँ बिल्कुल इसके सामने ही रखा है तो दूसरा एंगल 0 हो जाता है. क्लियर? पैरेलल में तो नेगेटिव था, अच्छा वो हमने वैल्यू पुट किया ना, वो नेगेटिव अपने आप फॉर्मूले में एडजस्टेड है. अब आपको सीधा एंगल उठाना है. ठीक है, ओके. तो अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, अगर दोनों तरफ इनफाइनाइट है
दोनों तरफ इनफाइनाइट है। तो आप सोच सकते हो, मान लीजिए ये पॉइंट है कहीं पर, दोनों के लिए जो θ1 भी 90 है और θ2 भी 90 है। तो हो सकता है रियल में इनफाइनाइट दोनों तरफ से। आप खड़े हो जाओ, आप मान लो ये जो फॉरेन में इतना लंबा लंबा वो कौन, दुबई में इतनी बड़ी बिल्डिंग है उसके पास खड़े जाओ, बुर्ज खलीफा। इनफाइनाइट लगेगी, बुर्ज खलीफा, यस। तो ये आपके पास ई परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, के लैम्डा बाय में ए इंटू में साइन θ1 प्लस में साइन θ2। ई पैरेलल क्या बनेगा, के लैम्डा बाय ए कोस θ2 माइनस में कोस θ1। अभी देख लो बहुत इजी हो जाएगा, यहाँ θ1 θ2 दोनों ही 90 है, तो ये भी आपके पास 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। यहाँ पर दोनों 90, ये भी 0 ये भी 0, एक कंपोनेंट तो वैनिश ही हो गया ई पैरेलल वाला। ये क्या हो गया आपके पास, टोटल 0। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, के लैम्डा बाय ए, 2 के लैम्डा बाय में ए। क्लियर सभी बच्चों को? 1 + 1। यस मैम। ठीक है, ये है यहाँ आपका सारा का सारा जो रोड वाले केसेस है वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, आर्क वाले केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब जो नया केस आ रहा है, दिस इज सिंपल रिंग वाला केस है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग। मान लीजिए ये है आपके पास एक रिंग, ऐसे पतली सी ऐसे एक आपने रिंग बना दी है और इसको आपने चार्ज दे दिया कितना, +q। अब इस पे प्लस 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 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके सेंटर से आप ऐसे देखेंगे इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक्सिस हो गया ना, रिंग का एक्सिस हो गया, तो ऐसे भी लिखा है एक्सियल पॉइंट, यानी एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है P, आपको यहां निकालना है। तो सेम चीज करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ये डिस्टेंस कितना है, लेट्स से ये x है, ये रेडियस है r, ये बहुत पतली सी है तो आप वो थिकनेस को इग्नोर कर सकते हो। तो ये आपके पास r हो गया। यहां से जो ये डिस्टेंस है कितना हो जाएगा बेटा, √r² प्लस में x², पाइथागोरस थ्योरम से। इसको मान लीजिए थीटा एंगल है। अब मैं यहीं पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लेती हूँ, जैसे एलिमेंट वाला केस कर रहे थे वैसे ही सेम डिट्टो करेंगे। यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट मान लीजिए जिसका चार्ज dq है, जिसका dq और dl। अब यहां से आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से वो क्या आएगा, DE। यस मैम। ये थीटा हो जाएगा, इधर कंपोनेंट DE कोस थीटा हो जाएगा, इधर कंपोनेंट DE साइन थीटा होगा। अच्छा यहाँ बताओ अब कंपोनेंट कैंसिल होगा या नहीं होगा, कोई मैम यहाँ पे भी नहीं होगा। सोच लो, सोचो जरा, सोचो जरा, देखो मैम नीचे भी से भी तो इसी मैम तरह रिंग है, हो सकता है। जैसे आपके पास लेट्स से ये अपर एलिमेंट इधर है और लोअर एलिमेंट इधर, यहां से आपने एक ड्रॉप किया, यहां से आपने एक ड्रॉप किया, ऐसे। ठीक है, इन दोनों के जो क्रॉस करेंगे वो कंपोनेंट हो गई। मान लीजिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है नीचे वाले की वजह से और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ऊपर वाले की वजह से। आई बात समझ में, ये क्लियर है? यस मैम। हाँ जी। तो अब आप इस कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे और इस कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपके पास आ रहा है, ये वाली लेंथ आ रही है और ये एक्सियल डिस्टेंस था ऐसे, तो इसके अलोंग आएगा एक कंपोनेंट और एक इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। ऐसे ही अब नीचे वाले की बात करें तो ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेट्स से, और ये आपके पास ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है नहीं? ये देखो। नो मैम। ठीक है, इसका कंपोनेंट इधर, चलो मैं इसी पे बताती हूँ, इसमें समझ में नहीं आएगा आपको। ये देखो, ये एक समझ में आया ना इस एलिमेंट की वजह से। ऐसे ही मैं आपको दूसरा एलिमेंट इसके अपोजिट बना के दिखा रही हूँ। आप सर्कल इमेजिन करिए दिमाग में, एक एलिमेंट यहाँ है, इसकी वजह से क्या होगा, क्रॉस DE, करेगा और ये भी एंगल थीटा होगा क्योंकि आपके पास रिंग है ना इस तरीके से, तो हर एक एलिमेंट उसका एक्सिस पे जो पॉइंट है वो सेम ही तो एंगल बनाएगा। किसी तरफ से ले लो, सारों से एक ही तो बनाएगा ऐसे। तो मैम ऐसे तो ये d cos थीटा और d sin थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों नहीं होगा ना। अभी देखो ये अगर थीटा है तो D का इस तरफ कंपोनेंट D cos थीटा, ये तो ऐड होगा, और इस तरफ तो क्या d आएगा, sin थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ D sin थीटा कंपोनेंट्स नहीं आएंगे। मान लीजिए अगर आपने यहाँ कोई ऐसे ले लिया तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ है, यहाँ ले लिया इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ है, तो यहाँ इन सबको जब आप ब्रेक करेंगे तो साइन वाले कंपोनेंट्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे
और सिर्फ कोस वाले कंपोनेंट्स बचेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप निकालेंगे तो आपके पास सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से आएगा ई नेट, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कोस थीटा। क्लियर? यस मैम। मैम cos थीटा निकालने के बाद में हम लोग sin थीटा से भी निकाल सकते हैं ना, पुट आउट करके? नहीं, साइन से कैसे, साइन से नहीं आएगा, साइन वाला टर्म आएगा ही नहीं, ये जीरो हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो एक का डायरेक्शन ऊपर, एक का डायरेक्शन नीचे है, तो जहां मिरर एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं वहां ये कंपोनेंट्स ब्रेक हो गए हैं आपके, मतलब कैंसिल आउट हो गए हैं। क्लियर? यस मैम। नहीं आया आपको समझ में ना? कोई नहीं, मैं इसको दोबारा फिगर को समझाऊंगी। एक बार ये समझो कि ये वाले कंपोनेंट्स आ गया, अब तो आ गया। अच्छा, फिर सिर्फ ये कंपोनेंट्स आएंगे। अब यहाँ पर डीई आप लिख सकते हो, कितना आएगा, के डी क्यू बाय में आर कितना है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में कोस थीटा। अब आप एक चीज देखिए, के कांस्टेंट है, बाहर कर लो, थीटा भी हर एलिमेंट के लिए कांस्टेंट है, कोस थीटा भी बाहर आ गया, आर भी कांस्टेंट है, और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सब बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बचा डी क्यू। डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, dy का इंटीग्रेशन y, dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, के क्यू कोस थीटा बाय में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आती है सबको? देख लो, सारी चीज कांस्टेंट थी, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो आपके पास के क्यू कोस थीटा बाय में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? अब है क्या मैम? ये क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, आदर्श आ जाएगा समझ में। बाकी बच्चे बताओ समझ में आया, अजय एंड ऑल? बाकी कौन है? यस मैम। अंजलि, अनम, दीपिका? मैम हाँ जी, मैम जो के cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले रखा है आपने, वो कांस्टेंट है? हाँ जी, देख लो आप, कांस्टेंट ही तो, एक्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है क्या? एक्स जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, आपका पॉइंट फिक्स कर दिया आपने, सेंटर का पॉइंट फिक्स है, तो ये डिस्टेंस थोड़ी हट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आपके पास ये चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ डीक्यू बचेगा अंदर। ठीक है, अब देखो कोस थीटा आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कोस थीटा को, एक ट्राइंगल देख रहे हो ना आप यहाँ पे, बताओ क्या लिख सकते हैं कोस थीटा को? माइनस sin थीटा। अरे भाई, के क्यू कोस थीटा को लिख सकते हैं बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बी बाय एच, एक्स बाय में अच्छा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और बाहर है, या बाहर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, देखो यहाँ गड़बड़ कर रखी है, यहाँ स्क्वायर आता है ना, आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, ये भी स्क्वायर आएगा, तो ये टर्म स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसल्ड है ना, और ये कितना बच जाएगा, एक तो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 इंटू में एक का है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। 3/2। क्लियर? तो अगर मैं इसको सीधा लिखूं तो क्या बन गया अब हमारे पास फॉर्मूला, के क्यू एक्स बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ लिख रही हूँ मैं, ई नेट कितना आया हमारे पास, के क्यू एक्स बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? अब यहाँ पर देखिए, मैम एक बार अगर मैं आपको स्लाइड लगाना, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ देखो, यही मैं थोड़ा सा ये साफ सुथरा कर देती हूँ, रुको, यहीं पर आप क्या करो, इसको काट लो, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है, ये हट गया, ये हट गया, ये हटाओ इसको। अब आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो, ये कितना हो जाएगा, अगली स्लाइड पे लिख रखा है ये, के क्यू एक्स, और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये बन जाएगा आपका। आ गई समझ में? मैम प्रीवियस स्लाइड लगा दो, स्क्रीनशॉट पे ले लें। हाँ हाँ, यहां से देखो, डीई की वैल्यू क्या होती है, के डी क्यू बाय में आर स्क्वायर,
आर यहाँ पर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर हो गया तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, उसके बाद ये स्टेप आ गया, उसके बाद ये स्टेप आ गया, उसके बाद ये स्टेप आ गया। मैम समझ में आ गया, वो ठीक है, तो क्या कह रहे हो? समझ में आ गया। हाँ चले आगे। अब 1/√2 Yes, की ma'am. वैल्यू नहीं होती है, 1/√2 की वैल्यू 1/2 की वैल्यू होती है, रूट कैसे लेते हैं, लेकिन पावर 1/2 को ही हम रूट लिखते हैं, और अगर इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया आपने तो ये पावर से पावर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ मुझे एक केस बनता है, यहाँ पे सेंटर पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। हाँ जी, मैम 0। यस, एक्स 0 हो जाएगा ना, यस तो मैम। ई क्या हो जाएगा 0। अच्छा, अब इसमें एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर जो है बहुत बार न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो अब अगला केस ये है, अगर यहाँ 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ चेंज हो रहा है, तो एक ऐसा कोई पॉइंट तो होगा ना जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जा रहा है, जा रहा है नहीं, किसी पॉइंट पर 0 हो रहा है, कोई ऐसा पॉइंट भी होगा जहां मैक्सिमम जा रहा है या मिनिमम जा रहा है। तो यहां पर आपको पता है कि ई जिसके साथ वेरी कर रहा है वो है एक्स, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। ठीक है, एक्स को कितना मैं आगे और पीछे कर रही हूँ उसके हिसाब से मेरा ई का जो आंसर है वो चेंज हो रहा है। यस मैम। तो अगर मान लीजिए वाई जो है किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है और मुझे पता करना है कि y कहां पर मैक्सिमम होगा, तो मैं dy बाय में dx करूं इक्वल्स टू 0 पुट करूं, तो जो x का वैल्यू आएगा वहां पर वो वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है। ठीक है, तो अब यही चीज सेम यहाँ अप्लाई होती है कि मैं de बाय में dx करूं इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं, तो x का जो वैल्यू आएगा दैट विल गिव मी द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जा रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो r का जो वैल्यू, x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा प्लस माइनस r बाय में √2। क्लियर? और x की यही वैल्यू उठा के अगर मान लीजिए आपने यहाँ पुट कर दी तो e का वो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा कितना है, तो e का जो मैम बाकियों मैक्सिमम की वैल्यू, वैल्यू भी तो गिवन होनी चाहिए उसके लिए। क्या कह रहे हो बेटा? मैम बाकियों की वैल्यू भी तो गिवन होनी चाहिए ना उसके लिए। किसकी वैल्यू? r की? नो मैम, के क्यू और आर की। k की वैल्यू पता नहीं आपको? 9 इंटू 10⁻9 है। अच्छा मैम, क्यू की वही लेंगे जो चार्ज की वो वैल्यू आपको होती है गिवन नॉर्मल। होगा, उस पे मत जाओ कि क्या गिवन होगा क्या नहीं गिवन होगा, वेरिएबल्स की फॉर्म में हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं ना, फिर जो गिवन होगा वो पुट कर देते हैं, जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स, ये तो आपने निकाल ही लिया, मैं इसका एक बार फाइंड निकाल के बताऊंगी मैं कैसे निकलेगा। अभी ये आंसर जो आएगा वो एक बार नोट डाउन करें। ये आंसर आएगा आपके पास 2k³ बाय में 3√3r²। अभी इसको निकालते हैं। ठीक है, ये आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो आप, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें, दिस इज मैक्सिमम। किस पोजीशन पे आ रहे हैं? प्लस माइनस r/√2 पे, क्योंकि आपके पास रिंग है ना, तो रिंग में आपके पास दोनों तरफ आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। तो अभी देखो क्वेश्चन आता कैसे है, सेम चीज करेंगे हम लोग। फाइंड द पोजीशन अलोंग द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग where the magnitude of electric field is maximum and also determine the magnitude of the maximum electric field at this position। तो ये क्या बोल रहा है, पहले तो ये पोजीशन निकालो जो हमने बताया कि प्लस माइनस r/√2 आएगा भाई, और वैल्यू कितना आएगा 2k³ बाय में 3√3r²। अभी देखो निकालते हैं इसको। e का वैल्यू कितना आया था ये बताओ जरा पहले। एक्सिस पे अगर बात करनी हूँ जो कि x डिस्टेंस पे है, जिसका रेडियस r है, ठीक है, तो कितना है आपके पास k, इसके ऊपर चार्ज कितना है q, तो k⁴x बाय में √r² प्लस x², यही आया था। यस मैम। 3/2 आएगा ना पावर टोटल। रूट का नीचे आएगा ना। ठीक है, टोटल जो निकाला, फाइनल रिजल्ट ये निकाला ना स्टार वाला, तो k⁴x बाय में r² प्लस x² की पावर 3/2। अब मैंने आपको बताया कि भाई x के साथ वेरी कर रहा है, जिसके साथ वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x उसको डिफरेंशिएशन करें एंड इक्वल्स टू 0 पुट कर दें।
तो DE बाय में DX को आपने 0 पुट करना है। तो DE बाय DX करते हैं, आपको पता है ना U बाय V फॉर्म है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, लेट्स सी। नीचे वाला आपको एज इट इज रखना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, के क्यू को बाहर रख लो, ये कांस्टेंट है ना, इसको बाहर कर दो, इसकी कहानी में कोई रोल नहीं है, तो आपको सिर्फ इसकी बात करनी है। तो ऊपर वाला नीचे वाला एज इट इज करते हैं हम लोग। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला क्या है, एक्स है ना, एक्स एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 3/2 पावर आगे आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2 इनटू में ये जो अंदर होता है इसका डिफरेंशिएशन 2x डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता है, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय में नीचे वाले का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता होगा ना, डिफरेंशिएशन में किया होगा। हेलो एवरीवन, ये चीज पता है या नहीं? नो मैम, नहीं पता है। अभी सुन लिया कैसे करना है। आपके पास एक टर्म ऊपर है, एक टर्म नीचे है, तो नीचे वाले का पहले डिफरेंशिएशन करोगे। मान लीजिए हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो डीबी बाय में डीएक्स करना, ऊपर वाले को एज इट इज लिख लो, माइनस ऊपर वाला एज इट इज रखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, क्या कर दिया मैंने, रुको कंफ्यूज कर दिया मेरे को, एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। आपको क्या करना है, अब मेरी कहानी सुनो, क्या बता रही हूं मैं। नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय में नीचे वाले का स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन। समझ में आया? अगर इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रही हूँ ना एक्स, तो वो ये वैल्यू आएगा। अभी क्लियर है? तो मैंने क्या किया, अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था ना नीचे, उसको एज इट इज रखा, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आ गया, माइनस ऊपर वाला मैंने एज इट इज रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी ये देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको याद हो एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4x क्यूब होता है ना, तो एक पावर आगे आ गई 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो पावर आगे आ गई उसमें से एक कम कर देते हैं, तो 3/2 माइनस में 1। इतनी कहानी समझ में आ गई? ठीक है, इनटू में अब ये जो अंदर होता है ना, ये पावर के अंदर होता है, इसका डिफरेंशिएशन जिसके भी विद रिस्पेक्ट टू करो, जैसे एक्स की विद रिस्पेक्ट टू करने हैं तो आर तो कांस्टेंट हो गया, उसका तो 0 ही हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, समझ में आई? तो ये आपके पास नेट कितना बन गया 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू 2x, जो कि मैंने ये टर्म लिखा हुआ है। अब डिवाइडेड बाय में नीचे वाले का स्क्वायर, ये कर देंगे, बस इतनी कहानी है। यू बाई वी फॉर्म होती है बेटा। ये प्रोडक्ट वाली तो आपने करी होगी ना, ए इंटू बी का करते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज, ये वाला करा होगा। यस मैम, 11th में था। हाँ, तो ये सारी चीजें आप कर चुके हो। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस में और पावर्स में अंडर रूट वगैरह है। तो अब आप इसको 0 के इक्वल कर देंगे ना और सॉल्व करेंगे, तो ये सारा 0 के इक्वल करोगे तो देखो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, कांस्टेंट भी 0 नहीं होता तो इसको हटा दो, तो यानी ये टर्म 0 के इक्वल है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कीजिएगा और आपका आंसर आप निकाल के देखना, x का वैल्यू यहां से देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस r बाय में √2। ये आंसर याद कर लो, अगर आप बायो स्टूडेंट्स हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। क्लियर? बाय √2। हाँ, प्लस माइनस r/√2 पे आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और फिर इसी वैल्यू को जब हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में x की जगह पर, तो आपको जो मैंने रिजल्ट बताया था वो क्या था, 2k कैपिटल Q बाय में कैपिटल Q की बजाय स्मॉल q, क्योंकि हम स्मॉल q लेते चल रहे हैं, 3√3
r square. If you are interested, put this value in this form, you will get this. थोड़ा सा रीशफलिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज लर्न इट. ये दोनों मैम लर्न दोनों कर सेम लो. ही है. ये तो मैम एक्स दोनों का सेम ही वैल्यू है है. ना बच्चे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है. एक्स का वैल्यू जब पुट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू जो निकल के आया वो ये है. ओके क्लियर मैम. है? अब देखिए एक केस और बनता है. ये क्वेश्चन मैंने कराना है आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी मैं. ये एक केस और बनता है, इसका मैंने पूरा डेरिवेशन आपको नोट्स में दिया है, मतलब दूंगी मैं. ये मैंने सारा इस पे लिखा हुआ है कैसे कैसे करना है. ये आप थोड़ा सा समझ लें कि डिस्क की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आप मुझे ये बताइए, क्या डिस्क को मैं ऐसे नहीं अज्यूम कर सकती कि वो बहुत सारे छोटे छोटे रिंग्स से बना हुआ. रिंग्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास पूरा डिस्क आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस मैम. ऐसे मान लो n नंबर ऑफ आपके पास अलग अलग रेडियस के जो है रिंग्स है, सबको जोड़ दिया, एक डिस्क बन गया. तो एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाला था हमने किसी एक पॉइंट P पे ऑन जो कि x डिस्टेंस की दूरी पे है. निकाला था या नहीं निकाला था? यस मैम. वो ये था यस मैम. क्यू एक्स बाय में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. क्यू क्या है? उस रिंग के ऊपर चार्ज है. अब पूरा डिस्क में एक रिंग माना है छोटा सा जिसके ऊपर चार्ज है डी क्यू, जिसका रेडियस आर है. तो इस फॉर्मूले में छोटा सा चेंज हो जाएगा, ई की जगह डी ई, क्यू की जगह डी क्यू, बाकी सब सेम है. और रेडियस की जगह ये वाला रेडियस स्मॉल आर. क्लियर है ये चीज सबको? इस और मैम फॉर्मूले में सिग्मा ही थोड़ा आ सा जाएगा. चेंज. हाँ, अभी क्योंकि डिस्क की बात है तो लैम्डा नहीं ले सकते. लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ. अब हम क्या लेंगे? चार्ज पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आपके पास एक क्यूबॉइड है, मैम लेट्स से आपके पास एक ही यूनिट के मैम कितने सारे नाम है? किसके? मैम जैसे मतलब जो सिग्मा होता है मैम, इसी को हम लोग डेंसिटी भी कहते हैं. इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं. सरफेस चार्ज डेंसिटी. लैम्डा को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. वो लेंथ से कनेक्टेड है, ये मैम एरिया से 11th में तो कनेक्टेड कुछ और था. क्या 11th में 11th में कुछ और? अच्छा, वो कुछ और, कुछ डेंसिटी density वगैरह का से मैम. रिलेटेड बोल रहे हो आप, वो डिफरेंट चीज है, उसको यहाँ कंफ्यूज नहीं करो. अभी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसको हम सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं. यस ऐसे मैम. तो हम रो जो होता है, रो को डेंसिटी बोलते हैं. हम यहाँ पर रो को क्या बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, वो सिंबल्स एक जैसे यूज हो रहे हैं बट उनका मतलब अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग है. तो यहां से आप देखो, एक चीज बताइए मुझे, मान लीजिए एक कोई भी लेंथ है, लेट्स से आपके पास रेक्टेंगल है. ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L L into इंटू बी. और उसको मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाता है? वॉल्यूम होता है. B. ऐसे ही अगर मेरे पास अगर एक लेंथ है, मान लीजिए एक रोड है, मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास ये है एक, ये मेरे पास एक सर्कल है और ये इसका सरकमफ्रेंस कितना है? 2πr. यस मैम. लेंथ कितना है इसका? टोटल 2πr. इसको इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एरिया हो जाता है. समझ में आई बात? यस मैम. अगर उस लेंथ को आप उसकी, अभी देखो अगर मैं इसको खोल दूं, इस रिंग को मैं खोल दूं तो मेरे पास ऐसे स्ट्रिप बन जाएगा ना, ऐसे एक ऐसे लंबा सा स्ट्रिप बन जाएगा ना. अगर मैं इसको ओपन कर दूं, खोल दूं इस सर्कल को, एक सीधा लेंथ लिटा दूं मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एक स्ट्रिप बन जाएगा जिसका ये जो लेंथ है वो उस रिंग का सरकमफ्रेंस है 2πr, और ये जो है वो थिकनेस है dr. तो 2πr इंटू dr वो स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा ना. यस और नो? यस मैम. क्लियर. ठीक है, तो ये अब एरिया आ गया आपके पास. ये जो मैंने रिंग मानी है ना, मेरे को एरिया का रिक्वायरमेंट था क्योंकि यहाँ पर सरफेस आ गया, डिस्क में सरफेस आ गया, तो मैंने इसका एरिया निकाल लिया. अब मैं ये सारे एरियाज को जोड़ती 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 चली जाऊं तो मेरे पास एक डिस्क बन जाएगा. तो ये dq बाय में 2πr dr, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. यहां से अब dq निकालूंगी. ठीक है, dq को इस फॉर्मूले में जो d वाला लिखा था इसमें पुट कर देंगे. क्लियर? आप बायो से अगर हैं तो बहुत डिटेल में जाने का रिक्वायरमेंट नहीं, इसको बस थोड़ा सा समझ लो होता कैसे है और इसका फाइनल जो फॉर्मूला है वो याद रखना. और अगर आप मैथ से हैं और आईआईटी से रिलेटेड है तो आपको ये सारा करना होगा. मैम तो फिर DQ कहाँ पे
मतलब कहाँ पे पुट करना है? dq कहाँ पुट करना है? यहाँ बेटा, ये जो एक्सिस एक रिंग का जो हमने छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला उसमें dq पुट करा है हमने सिग्मा इंटू में दिस वैल्यू। ये इसी Okay, के लिए ma'am. निकाला ना, dq बाय में da, इसका छोटा सा जो एरिया वो da माना था, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू dr, वो हमने पुट किया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से r तक। ये एक रिंग मैंने स्मॉल r डिस्टेंस पे मानी है ना, ऐसी बहुत सारी रिंग्स हैं, ऐसे ऐसे करते जाओ, ऐड करते जाओ, तो r का वैल्यू कहां से कहां जा रहा है? 0 से कैपिटल R तक। कैपिटल आर तक। फिर इसके आगे मैथ्स है, मैथ्स वाले इसको समझ सकते हैं। हमने थोड़ा सा इनपुट किया है, जैसे इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को t पुट किया है, ताकि मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकूं। सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, इसका इंटीग्रेशन वगैरह होगा, वो आप चेक कर लेना। फाइनल रिजल्ट ये आप लोगों को याद रखना है बायो स्टूडेंट्स, और मैथ स्टूडेंट विल गो थ्रू दिस होल डेरिवेशन कि कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपके पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में 1 मैम माइनस, लास्ट वाले अगर याद कर लेंगे फॉर्मूला तो भी हो जाएगा ना? हाँ आप फॉर्मूला याद रखें, बट फिगर को समझ लें कि क्या क्या है। जैसे सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर हम पूरी डिस्क की बात करें तो चार्ज जो उसका टोटल उस पर आपने डाला है, मान लीजिए क्यू बाय में उसका टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा, अगर बड़ी वाली का रेडियस है। इसी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं परमिटिविटी। एक्स क्या है आपके पास? ये डिस्टेंस है सेंटर से इस पॉइंट तक का, ठीक है, और रेडियस आपको पता ही है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इनटू में 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जस्ट रिमेंबर इट, बहुत डिटेल में बायो वाले स्टूडेंट्स को इसमें जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है,